रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने पति की आखिरी इच्छा के चलते दामिनी को अपने बेटे जिगर की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी सलोनी से करनी पड़ती है, जिसका रंग सांवला होता है। ससुराल में कदम रखते ही जिगर अपना सेहरा उतारकर सोफे पे पटकते हुए कहता है, मिल गया आपको सुकून, इस काली कलूटी को मेरे पल्ले बांधकर। अरे बेटा, मैं कोई खुशी से काली बहू लाई हूँ क्या? तेरे पिता की आखिरी इच्छा के चलते ही मैंने ये सब किया ना। हाँ, पापा की आखिरी इच्छा के चलते आपने तो मेरी सारी इच्छाओं को आग लगा दी। सासू माँ, ये जिगर जी क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश है, तो फिर? देख बहू, उसने तुझसे शादी करके बस अपने पिता की आखिरी इच्छा का मान रखा है और कुछ नहीं। पर मेरी इनसे शादी हुई है, मैं लीगल इनकी पत्नी हो गई हूँ, फिर ये मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा है, शादी करके आ गई हो घर में तो शांति से यहाँ के ऐशो आराम के मजे लो और फालतू बातें मत करो। इतना कहकर जिगर वहाँ से चला जाता है। ससुराल में आते ही सच जानकर सलोनी हैरान रह जाती है और कुछ कह भी नहीं पाती। कुछ दिन बीत जाते हैं। दामिनी सलोनी को बहू मानने लग जाती है, लेकिन जिगर का रवैया सलोनी के लिए नहीं बदलता। एक दिन किचन में दामिनी सलोनी को नाश्ता पकड़ाते हुए कहती है, ले उसके लिए नाश्ता ले जा और प्यार से खाने के लिए कह दियो। पर सासू माँ, वो तो मुझ जैसी काली को देखना भी पसंद नहीं करते, तो कैसे? देखना तो मैं भी पसंद नहीं करती तुझे सासू माँ, लेकिन तू है तो मेरी बहू ना, इसलिए जिगर के करीब जाने की कोशिश कर ताकि तू उसका दिल जीत सके। इतना कहकर दामिनी नाश्ते की टेबल उसे पकड़ा देती है। सलोनी नाश्ता लेकर कमरे में जाती है और बड़ी ही हिम्मत करके प्यार से उससे कहती है, जिगर जी, वो मैं आपके लिए नाश्ता लाई थी। तुमसे किसने लाने को कहा? मैं हॉल में ही आ रहा था। तो वापस ले जाऊं क्या? हाँ, नहीं, अब ले आई हो तो रख दो, मैं खा लूंगा। वो मैं सोच रही थी कि इस संडे हम कहीं बाहर चले जाएं, अगर आप बिजी ना हो तो। जरा सा अच्छे से बात क्या कर लूं? तुम समझने क्या लगती हो? अब तुम्हारी जैसी काली बीवी को लेकर घूमने निकलूंगा क्या? अब हमेशा बातें मेरे रंग के ऊपर ही क्यों ले आते हैं घुमा फिरा कर? अरे मैं काली हूँ, कोई बीमारी थोड़ी ना हो जिससे आप दूर दूर रहते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, पर तुम खुद ही अपनी कोयले सी शक्ल उठाकर मेरे सामने आ जाती हो। उसके इतना कहते ही सलोनी गुस्से में नाश्ते की प्लेट को टेबल पर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज दोपहर के समय डोरबेल बजने पर जब सलोनी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जिगर बाहर किसी लड़की के साथ खड़ा है, जो दिखने में बहुत गोरी और सुंदर है। दोनों के गले में फूलों की माला देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती हुई कहती है, अरे बहू, कौन है दरवाजे पर? बोलना, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी है? माँ, ये मेरी पत्नी है आमना, मैं इससे प्यार करता हूँ, इसीलिए हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। आज से ये इसी घर में रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? कर सकता है क्या? इस नालायक ने तो कर ली बहू। होश में तो अब आया हूँ, क्योंकि जिसे मैं पसंद करता था आखिर मैंने उससे ही शादी कर ली। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बेशक यहाँ से जा सकती हो। बिल्कुल, कोई तुम्हें रोकेगा भी नहीं। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? जब जिगर तुम जैसी काली कोयले के साथ खुशी नहीं है तो कैसी शादी? और वैसे भी प्यार तो वो मुझसे करता है। हाय हाय नालायक, यही दिन देखना बाकी रह गया था। बताओ, मेरी काली बहू की गौरी सौतन ले आया। अरे मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी गली में? इज्जत रह नहीं जाएगी बल्कि बढ़ जाएगी सासू माँ, क्योंकि आपको मुझ जैसी गोरी चिट्टी बहू मिल गई। अब आप मेरा स्वागत करेंगी या अपनी इस काली बहू से करवाएंगी? सलोनी आंखों में आंसू लिए जिगर को देखती रहती है और रोते हुए कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रात को खाना भी नहीं खाती। साथ ही उसी समय अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ खाना लेकर आती है और उसे रोते हुए सामान पैक करता देखकर कहती है, अच्छा, कपड़े बांध रही है तो जाने का मन बना लिया तूने। हाँ, अब तेरी सौतन जो आ गई है इस घर में तो तू यहाँ रहकर करेगी भी क्या? वो बात अलग है कि लोग बाग चार बातें बनाएंगे कि काली बहू होने की वजह से ससुराल वालों ने निकाल दिया होगा, ताने देंगे, वो अलग। पर तू कर भी क्या सकती है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना तो तेरे बस की बात है ही नहीं। क्यों? बस कीजिए सासू माँ, मैं कमजोर नहीं हूँ।
अपने रंग को लेकर मैंने बहुत ताने सुने हैं, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। वैसे भी मैं क्यों छोड़कर जाऊं? शादी करके इस घर में आई हूँ, भागकर तो नहीं आई। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो होगी मेरी सौतन। दामिनी की कही बातें उस पर असर कर जाती है, जिसके बाद वो अपने बैग से सारे कपड़े बाहर निकालती है और दामिनी के हाथ से खाना खाने लगती है। अगली सुबह वो नहा धोकर जैसे ही किचन में पहुंचती है तो आमना वहाँ कॉफी बना रही होती है। तभी वो गैस बंद कर देती है। अरे ओ, ये क्या किया? क्यों अंधी है? दिखाई नहीं देता मैंने क्या किया? और तू किचन में आई कैसे? तुझे किसने आने दिया यहाँ पर? यार तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो ढंग की किया करो। क्यों सुबह अपना ये काला सा थोपड़ा लेकर मुझसे भिड़ने चली आई? हाँ, पहली बात तो ये कम दिमाग की औरत की मैं काली नहीं हूँ, सांवली हूँ। दूसरी बात ये किचन, ये घर मेरा है। यहाँ किसी का भी फालतू आना मैं जरूरी नहीं समझती, और खास करके तब जब मैं यहाँ हूँ। इसलिए अपनी ये आधी उबली कॉफी लेकर यहाँ से चली जाओ। अरे ओ सावली सलोनी, अरे बहू चाय नाश्ता नसीब होगा या नहीं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कोई नाश्ता देगा कि नहीं? जी ला रही हूँ। कुछ देर में सलोनी नाश्ता लेकर बाहर आती है तो आमना एक प्लेट में ब्रेड बटर लेकर खुद खाने बैठ जाती है। सलोनी नाश्ता परोसती है, जिसे खाकर जिगर कहता है, आज के पोहे लाजवाब बने हैं। तुमने बनाया आमना? हाँ, पोहे? हाँ, अच्छा तो अपने बनाए ये पोहे छोड़कर सूखी ब्रेड क्यों ठूस रही है? कितना झूठ बोलती है ये दूध की धुली। नाश्ता बहू ने बनाया है। छोड़िए ना सासू माँ, अभी ये गैस के सामने नाश्ता बनाने बैठ जाएगी तो इसका कोरा रंग मुझ जैसा सांवला नहीं हो जाएगा। आमना ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए नाश्ता तुम ही बनाओगी। फिर मैं तो किचन में गई थी, लेकिन फिर लौट गई। बेचारी को अपना रूप निखारने के लिए मेकअप जो करना था। चलो कम से कम मेरी बहू को मेकअप में समय खोटी करने की आदत तो नहीं है। वो यूं काली कोयले से ही जचती है। सासू माँ, मतलब तू मेकअप का मुखौटा तो नहीं पहनती ना, ये कहना चाह रही थी। इस तरह समय बीतता है और सलोनी जिगर के दिल में अपनी जगह बनाने की और आमना को उससे दूर रखने की लगातार कोशिश करती है, जिससे जिगर भी सलोनी को समझने लगता है। एक दिन जिगर जैसे ही नहाकर बाहर आता है, अचानक सलोनी से टकरा जाता है और सलोनी उसकी बाहों में गिर पड़ती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर फोन में गाने सुनती हुई आमना आती है और दोनों को साथ देखकर गुस्से से भर जाती है। और ये सब बाहर से देख रही दामिनी कहती है, अब होगा काली बहू और गोरी सोतन में घमासान। भगवान मेरी कलूटी बहू का साथ देना। बहुत बढ़िया, मेरा पति अपनी पहली पत्नी से रोमांस फरमा रहा है। यहाँ मैं तुम्हारे लिए इसको घर में सौतन की तरह बर्दाश्त कर रही हूँ और तुम हो कि खुद ही में लगे पड़े हो। सही है, मैं ही पागल थी जो सब जानते हुए भी तुमसे शादी कर बैठी। आमना ऐसा कुछ नहीं, तुम रहने दो। आखिर इस कल्लो माई ने तुम्हारे दिल में जगह बना ही ली ना, तो ठीक है तुम रहो इसी के साथ, क्योंकि मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर वो अपना बैग उठाए घर से बाहर जाने लगती है। जिगर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो पलटकर उसे एक जोरदार चाटा लगाती है। ये देखकर सलोनी आमना को एक चटाकेदार चाटा मारती है और उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। तभी दामिनी कहती है, क्यों रे नालायक, देख लिया गोरी बीवी लाने का अंजाम। वो गोरी तुझे चाटा मारकर निकल गई और इस काली ने तेरे लिए उसे चाटा मारा। इसलिए रंग नहीं, इंसान का दिल साफ होना चाहिए बेटा। जिगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सलोनी से माफी मांगता है। साथ ही उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा देने का भी वादा करता है। जयंती अपने बेटे अक्षय की शादी कियारा नाम की लड़की से करवा देती है। कियारा बहुत ही तेज तरार और आड़े मिजाज की लड़की थी, जिसे ना ही फालतू काम करना पसंद था और ना ही लोगों की फालतू सुनना। ससुराल में आने के बाद वो अपनी सारी जिम्मेदारियां तो संभाल लेती है, लेकिन उसे अपनी ननद माही, जो कि किसी कारण मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, की जिम्मेदारियां लेने में बहुत कठिनाई होती थी। ऐसे ही एक दिन वो किचन में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी वहाँ माही आकर बोलती है, भाभी मुझे भूख लगी है, आलू के पराठे बना दो ना फटाफट। अच्छा पराठे बना दो, वो भी फटाफट। गाल पे दो चाटे ना लगा दो चटाचट।
जब देखो ये खाना है वो खाना है बोलकर सारा दिन मुझसे कुछ ना कुछ बनवाती ही रहती है। भाभी ने मुझे डांटा। माँ देखो, भाभी बहुत बुरी है, उन्होंने मुझे डांटा। लो, जरा सा कुछ कहा नहीं कि इस पगली का भोपू शुरू हो गया। अब इसकी माँ आके अपने ताने शुरू कर देगी। मिहिका की आवाज सुनकर जयंती किचन में जाती है और बोलती है, अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है, अगर तुझे इसकी नहीं सुननी तो कम से कम चुप रह लिया कर। तुझे पता है ना, अगर थोड़ा भी तेज बात करो तो ये डर जाती है। हाँ, मैं तो कोई डायन हूँ ना जो मेरी आवाज से ये डर जाती है। एक काम करती हूँ ना, मैं अपने मुंह पर टेप ही लगा लेती हूँ, तभी आपकी इस पागल बेटी को सुकून मिलेगा। माँ, भाभी के मुंह पर टेप लगेगी तो वो कितनी फनी लगेगी ना। देखा आपने कैसे मुझ पर खिलखिलाकर हंस रही है। माँ जी, मैं बता रही हूँ, ये कोई बीमार नहीं है, बस नाटक करती रहती है ताकि इसे कोई कुछ कह ही ना सके। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन जयंती हॉल में बैठकर मिहिका के बालों में तेल लगा रही होती है और मिहिका तेल की बोतल से खेलते खेलते सारा तेल फर्श पर गिरा देती है। तभी अक्षय भी ऑफिस से घर आकर सोफे पर बैठ जाता है और जयंती कियारा को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, जरा ठंडा पानी लेकर आना अक्षय के लिए। जयंती की आवाज सुनकर कियारा पानी लेकर आती है और फर्श पर गिरे तेल के कारण वो जोर से फिसल जाती है। उसे गिरता देखकर मिहिका उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और वो भी तेल पर फिसलकर गिर जाती है और जोर से रोने लगती है। ये देखकर अक्षय और जयंती मिहिका को उठाते हुए बोलते हैं, हाय मेरी बच्ची, तुझे कहीं लगी तो नहीं? तू ठीक है ना? कितनी जोर से फिसल गई। अरे मिहिका, ऐसे रोते थोड़ी है, मिही तो अपने भैया की स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना। चलो अब रोना बंद करो। अच्छा हुआ माँ, सर पर कोई चोट नहीं लगी इसे। ये सब देखकर जमीन पर पड़ी कियारा गुस्से में बोलती है, ओ पति देव, अगर बहन से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी अर्धांगिनी पर भी नजर डाल लो। हाय मेरी कमर। जिसके बाद अक्षय उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठा देता है और बोलता है, माँ, मिहिका का क्या कसूर? उसे तो खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही होती है, पर ये तो समझदार है ना, इसे तो ध्यान रखना चाहिए था। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, वो मिही से ही तेल गिर गया होगा। हाँ माँ, वैसे भी तुम अब कब तक उसकी देखभाल में लगी रहोगी? अब ये जिम्मेदारी आप कियारा पर ही छोड़ दो। एक तो मैं इस पगली की वजह से इतनी जोर से गिर गई, ऊपर से ये भी मुझे ही सुना रहे हैं। कियारा, तुझे तो इस पगली नन से छुटकारा लेने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ये तो तुझे गिरा गिरा कर और इसके भैया तुझे सुना सुना कर ही खा जाएंगे। और अगले दिन अक्षय के ऑफिस जाने के बाद कियारा खाना लेकर मिहिका के कमरे में जाती है, जहाँ जयंती भी मौजूद होती है और कियारा खाने की प्लेट मिहिका के सामने रखकर बोलती है, देखो मिही, मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ, आलू का पराठा। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे आपके हाथ का बना कुछ नहीं खाना, आप बहुत गंदी हो, आप हमेशा मुझे डांटती हो, माँ की तरह प्यार भी नहीं करती हो। अरे तो मैं कौन सा तुझे खिलाने के लिए मरी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, भाभी दोनों कान पकड़कर तुमसे सॉरी कहती है, अब तो खा लो। मैं आपको तभी माफ करूंगी जब आप अपने हाथों से मुझे यमी यमी पराठा खिलाओगी। मिहिका के कहने पर कियारा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और साथ ही दवा भी देती है। कियारा को ये सब करता देखकर जयंती को लगता है कि उसे भी अब मिहिका की चिंता होने लगी है, जिसके बाद से कियारा मिहिका की देखभाल का नाटक करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जब मिहिका बाथरूम में जाती है तो पीछे से कियारा उसके कमरे को तहस नहस कर देती है और खुद से बोलती है, इस पगली की देखभाल करते करते कहीं मैं इसकी आया ही ना बन जाऊं, इसलिए इसे पागल खाने भेजना ही होगा। जिसके बाद कियारा वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब जयंती उसके कमरे में जाती है तो सब कुछ इधर उधर बिखरा देखकर वो बोलती है, हे भगवान, पूरे कमरे का सत्यानाश कर रखा है इस लड़की ने। अब इस बुढ़ापे में मैं ही इसका कमरा संवारती रहूं क्या? इतने में मिहिका बाथरूम से बाहर आती है और अपने कमरे को देखकर बोलती है, मेरे कमरे को आपने गंदा किया ना माँ, मेरे सारे टॉयज जमीन पर फेंक दिए, आप बहुत बुरी हो। इतना कहकर मिहिका तकिया लेकर जयंती के ऊपर फेंकने लगती है। तभी अचानक से कियारा वहाँ आ जाती है और तकिया उसके मुंह पर लगता है।
जिसके बाद जयंती बोलती है, बहू तुझे लगी तो नहीं? मिही, ये कैसी बदतमीजी कर रही है बेटा? कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी इसका कमरा ठीक कर देती हूँ। आप बाहर जाइए, नहीं तो ये फिर से चिल्लाने लगेगी। कियारा के कहने पर जयंती वहाँ से चली जाती है और कियारा मिहिका को गले से लगाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं मिही, भाभी तुम्हारा सारा कमरा साफ कर देगी। भाभी आप बहुत प्यारी हो, माँ बहुत बेकार है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जयंती और अक्षय हॉल में बैठे होते हैं। तभी जयंती कियारा को बुलाते हुए कहती है, बहू जरा इधर तो आना। जी कहिए माँ जी। बहू, वो 5 नंबर वाली सुजाता है ना, उसने अपनी 50वीं सालगिरह पे एक जश्न रखा है, तो सबको वहाँ जाना था, लेकिन मैं मिही को छोड़कर तो जा नहीं सकती, इसीलिए तुम दोनों चले जाओ। माँ जी आप भी ना, सुजाता आंटी आपकी इतनी अच्छी दोस्त हैं, अगर आप नहीं जाएंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए आपको जरूर जाना चाहिए। और रही बात मिहिका की, तो मैं हूँ ना उसके लिए। इस मौके का फायदा तो मैं उठा कर ही रहूंगी। अब इस पागल को मेंटल हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगले दिन दोनों माँ बेटे अच्छे से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और मिहिका अपने कमरे में सो रही होती है। तभी कियारा सारे हॉल की चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर मिहिका हॉल में आती है और अपनी भाभी को ये सब करता देखकर बोलती है, भाभी भाभी आप ये सब क्यों तोड़ रहे हो? माँ बहुत गुस्सा होगी, भाभी ऐसा मत करो। इतना कहकर वो अपने हाथ में चाकू लेकर खुद को चोट पहुंचाती है। ये देखकर मिहिका उसके पास जाकर चाकू ले लेती है। तभी अक्षय और जयंती घर आते हैं और मिहिका के हाथ में चाकू और कियारा के हाथ पर खून बहता देखकर हैरान हो जाते हैं और कियारा बोलती है, मिहिका ये चाकू मुझे दे दो, वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है। ये सब देखकर जयंती और अक्षय को लगता है कि कियारा को मिहिका ने ही चोट लगाई है, जिसे देखकर जयंती मिहिका के पास जाकर उससे चाकू छीनकर उसे एक जोरदार तमाचा मारकर बोलती है, इस लड़की के पागलपन ने तो हद ही कर दी है। उस दिन मुझे और आज अपनी भाभी को चोट पहुंचा दी तूने। मैंने सोचा था कि घर के माहौल में रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब नहीं, तुझे पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। मुझे कहीं नहीं जाना, भैया माँ को बोलो ना मुझे कहीं नहीं भेजे। जिसके बाद वो मिहिका को लेकर कमरे में चली जाती है और अक्षय भी कियारा के हाथ पर पट्टी कर देता है। अक्षय को यूं उदास देखकर कियारा बोलती है, माना माँ जी के फैसले से आप खुश नहीं हैं, पर मिहिका के लिए यही सही रहेगा। मेरी वजह से ही मिहिका की ये हालत है। मतलब? जिसके बाद अक्षय उसे बताता है कि एक दिन अक्षय के रैश ड्राइविंग करने के कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मिहिका के सर पर गहरी चोट आई थी और इस वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। ये सुनने के बाद कियारा मन में बोलती है, इसका मतलब सच में मिहिका बीमार है और मैं सोचती रही कि ये सब उसका नाटक है। ये मैंने क्या कर दिया। और ऐसे ही अगली सुबह जयंती मिहिका को पागल खाने के लिए जोर से खींचती हुई लाती है, तो मिहिका का हाथ छुड़वाते हुए कियारा बोलती है, माँ जी मिही कहीं नहीं जाएगी। आप लोगों ने कल जो भी देखा वो सब कुछ मेरा बनाया प्लान था, ताकि मुझे इसकी देखभाल से छुटकारा मिल सके। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम्हें क्या लगता है, ये सब सुनकर हम तुम पर भरोसा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमें बहू को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। इतना कहकर दोनों कियारा को माफ कर देते हैं और कियारा भी मिहिका का पूरे मन से ध्यान रखती है। अनन्या एक बेहद ही स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। उसको बड़े बड़े झुमके पहनने का बहुत शौक था। उसने लगभग हर राज्य के खास झुमकों का कलेक्शन बनाया हुआ था। एक शाम को वो अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए अपने सबसे प्यारे और भारी बरेली के झुमके पहनकर तैयार थी। उसको ऐसे भारी झुमके पहना देखकर उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा तेरे ये कान ना झुमके पहनने लायक नहीं बचेंगे, इतना भार देती है इन पर, किसी दिन कट के गिर जाएंगे। अरे माँ आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं इनको आराम से संभाल लूंगी। अच्छा जो करना है कर, और सुन जल्दी आ जाइयो वापस। ठीक है माँ, पहले जाने तो दो। अनन्या तैयार होकर अपनी दोस्त बरखा की शादी में जाती है, जहाँ उसके बड़े बड़े झुमके देखकर एक रमन नाम का लड़का बोलता है,
अरे अरे मैडम, खुद से बड़े झुमके पहने बैठी हो, गिर गई तो संभाल नहीं पाएगा कोई। ओ जस्ट शट अप, मुझे खुद को संभालना आता है, ज्यादा बकवास मत करो, आवारा कहीं के। अरे मैं तो बस बता रहा था, बाकी इससे अच्छे अच्छे झुमके तो मेरी शॉप पर हैं। क्या तुम्हारी झुमके की शॉप है? कहाँ पर है और वहाँ लेटेस्ट कलेक्शन है क्या? जी हाँ, पूरे शहर की सबसे मशहूर झुमके वाली दुकान है। ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर भी है। अगर आपको झुमके लेने हो तो जरूर आना, डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। और आपसे ऐसा बर्ताव करने के लिए सॉरी। वो मेरे झुमकों पर कोई कमेंट करता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई नहीं जी, चलिए मेरी शॉप पर दोबारा मिलेंगे। अनन्या रमन से बात करने के बाद अपनी दोस्त को शादी का तोहफा देकर कुछ देर बाद में घर वापस आ जाती है और अगले दिन वो रमन के दिए हुए कार्ड को देखकर बोलती है, आज इसकी दुकान पर जाकर बड़े बड़े झुमके लूंगी जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं होंगे। अनन्या तैयार होकर अपनी ड्रेस से मैचिंग के झुमके पहनती है और रमन की शॉप पर जाती है, जहां उसको देखकर रमन बोलता है, अरे मैडम आप आइए आइए, मेरी शॉप में आपका स्वागत है। अरे मैडम नहीं, अनन्या बोलो। और शॉप तो बहुत अच्छी है आपकी, अब जरा झुमके भी दिखा दीजिए। जरूर, पहले आप ये बताइए ना कि आप क्या लेंगी, चाय, कॉफी या ठंडा? जी झुमके, मेरे लिए झुमकों से प्यारा कुछ भी नहीं है, तो वही दिखा दीजिए। जी ठीक है, आपको इस शहर के सबसे अच्छे और मशहूर झुमके दिखाता हूँ। रमन अपनी दुकान के सबसे बेहतरीन झुमके अनन्या को दिखाता है और उसको सारे झुमके बहुत पसंद आते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो बोलती है, अरे आप ऐसा कीजिए कि बस 2 पेयर झुमके दे दीजिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि ये सब ले पाऊँ। अरे आप पैसे की चिंता मत करिए, जो भी पसंद है बस ले लीजिए, पैसे बाद में दे देना। सच में? फिर तो आप ये सारे पैक कर दो। अनन्या सारे झुमके पैक करवा लेती है और बदले में अपना नंबर रमन को दे जाती है। कुछ समय बाद में दोनों का मिलना जुलना कुछ बढ़ जाता है और रमन अब अनन्या से प्यार करने लगता है। वो उसको हर मीटिंग पर एक नया झुमका दिया करता। ऐसे ही एक दिन वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अनन्या से मिलकर बोलता है, अनन्या मुझे तुमसे कुछ कहना है, बोलूं क्या? पहले ये बताओ आज कौन से झुमके लाए हो? झुमकों का तो पूरा सेट लाया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। तेरे दिल को मेरे दिल से जोड़ लेना चाहता हूँ। जैसे तेरा झुमका है तेरे कानों के सहारे, वैसे मैं अपना दिल तेरे सहारे छोड़ देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अरे यार, इसने तो मुझे प्रपोज ही कर दिया। अब अगर मना किया तो कहीं झुमके दिए बिना ही ना चला जाए और इंतकाम में आकर पहले दिए सारे झुमके वापस ना मांग ले। ऐसा करती हूँ, हाँ ही कर देती हूँ। क्या हुआ, जवाब दो ना। हाँ हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अब झुमके दो। अनन्या झुमकों के लालच में रमन को हाँ कर देती है, जिसके बाद रमन उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन अनन्या को सिर्फ झुमकों से प्यार था। एक शाम जब वो रमन से मिलकर घर वापस आती है तो उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। क्या? पर माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। पर क्यों? अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, वरना बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का ज्वेलरी शॉप का मालिक है और उनकी इस शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में दुकानें हैं। क्या? अच्छा, तो मतलब मुझे अलग अलग शहर के मशहूर झुमके पहनने को मिलेंगे। अनन्या, तुझको झुमकों का शौक है ठीक है, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है कि तुझे झुमके मिलेंगे तो इसीलिए करेगी। प्यार भी जरूरी होता है बेटा, इसलिए सोच समझ के फैसला ले। अगर तुझे कोई और पसंद है या किसी और से प्यार है तो बता दे, मैं तेरी उससे शादी करवा दूंगी। यार, अगर रमन से शादी हुई तो इसी शहर में बनकर रह जाऊंगी और तो और पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल झुमके पहनने पड़ेंगे। बता जल्दी, क्या है तेरा फैसला? माँ, आप हाँ बोल दीजिए, मैं यही शादी करूंगी। ठीक है, मैं कल लड़के वालों को बुला लेती हूँ, तो तैयार रहियो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद में अनन्या कमरे में आती है और बोलती है, अब इस रमन का क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, उसको बोल देती हूँ कि मेरी माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। हाँ, यही सही होगा। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम का नहीं है, सारे लेटेस्ट झुमके तो मैंने उससे ले ही लिए हैं। अब कल कौन सा पहनूं ये डिसाइड कर लेती हूँ। अगले दिन अजय नाम का लड़का अपनी माँ अनुराधा के साथ में अनन्या के घर आता है। कुछ देर बाद में अनन्या एक बेहद सुंदर ड्रेस और बड़े बड़े झुमके पहनकर सबके सामने आती है।
अजय उसको देखकर बोलता है। हेलो अनन्या जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये लीजिए। अरे वाह, पहली मुलाकात में तोहफा। अरे बेटी, वो क्या है ना, मेरे बेटे ने जब पहली बार तुम्हारी फोटो देखी थी तभी पसंद कर लिया था, इसलिए हमारी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आ गए हम बात पक्की करने। अरे मेरा तोहफा तो खोल के देखो। अनन्या अजय का दिया हुआ तोहफा खोलती है तो उसमें डायमंड के इयररिंग मिलते हैं। उसे देखकर अनन्या खुश होकर बोलती है, वाह, बहुत अच्छे हैं। आपको किसने बताया कि मुझे इयररिंग्स पसंद है? मैंने। रमन की आवाज सुनकर अनन्या हैरान हो जाती है और उसको सबके सामने देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी उसका डरा हुआ चेहरा देखकर डिम्पल बोलती है, क्या हुआ अनन्या? और बेटा तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मेरी बेटी को? जी आंटी, मैं आपकी बेटी को अच्छे से जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छे से जानती है। वो माँ, ये मेरा दोस्त है। झूठ, ये तुम्हारा दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड है जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। अरे नहीं, ये झूठ है, मैं इससे प्यार नहीं करती। बस करो अनन्या, और कितना झूठ बोलोगी। अरे यार, तुमको मेरे प्यार की कदर नहीं थी। झुमको का क्रेज इतना बढ़ गया कि तुमने एक पल नहीं लगाया मुझे ठुकराते हुए। वो तो अजय मेरा दोस्त है, इसलिए इसने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई और बताया कि इसकी तुमसे शादी होने वाली है, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इजहार मुझसे और शादी किसी और से करने जा रही हो। ऐसा नहीं है रमन, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अरे ये कैसी लड़की है, अभी बोल रही थी प्यार नहीं करती, अब बोल रही है कि बहुत प्यार करती हूँ। बड़ी अजीब है ये तो। अजय बेटा चल, रमन आगे खुद संभाल लेगा। हाँ भाई, शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया तेरा कि तूने मुझे ऐसी लालची लड़की के साथ फंसने से बचा लिया। अजय अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अनन्या की माँ रमन से बोलती है, बेटा मुझे ये तो बताओ, बात क्या हुई? ये लोग चले क्यों गए? रमन डिम्पल को सारी बात बताता है कि कैसे वो और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही उसके हर मीटिंग पर वो उसे झुमके दिया करता और उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अनन्या ने उसके प्यार को ठुकराकर बिना बताए अजय से शादी के लिए हाँ कर दिया। ये बात सुनकर डिम्पल अपनी बेटी अनन्या को एक थप्पड़ मारकर बोलती है, तुझे मैंने कहा था ना कि अगर किसी और से प्यार करती है तो बता दे, और ये शादी झुमकों के लालच में मत कर। आज तूने मेरी नाक कटा दी। एक अच्छे लड़के को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुझे उससे बेहतर झुमके दिलवाने वाला मिल गया। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अब चाट पूरी जिंदगी इन झुमकों को, क्योंकि रमन को तो तूने खो दिया और अजय तो तेरा कभी हुआ ही नहीं। अनन्या के झुमकों के लालच ने उससे इतना प्यार करने वाला इंसान तो छीन ही लिया, साथ ही साथ उसने अपनी माँ का भरोसा भी खो दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।